हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। आप सभी लोगों की टीचिंग चल रही है और एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का आ ही चुका है। अब होंगे डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम। तो यहाँ से देखते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र होगा। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है विज्ञान। क्वेश्चन कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल। अब यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 30 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सा 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है समय 8 मिनट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? क्वेश्चन है सेकंड। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है खंडचंद्र ग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सा खंडचंद्र ग्रहण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री भास्कर थे, सतीश थे या आर्यभट्ट थे? तो वो थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नासा का मुख्यालय स्थित है? तो नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, और जो सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं वो क्या है? ग्रह है। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? और ग्रह हैं कितने? पहले 9 थे, अब कितने बचे हैं ग्रह? 8 बचे हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह तो वो है बुध। और अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह? तो सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण। क्वेश्चन नंबर 6 का आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। बालुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो बालुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60 से 80% होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नियमित खाद के प्रयोग से होती है? तो नियमित खाद, जब हम नियम के अनुसार खाद डालेंगे खेत में कि कब खाद की ज़रूरत है कब नहीं है, तो उससे होता क्या है? कहते हैं इंसान कि अरे बढ़ नहीं रहा है उसमें क्या डालो? खाद डालो। तो उपज की क्या होती है? वृद्धि। ऑप्शन नंबर आ। नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है? जो कंपोस्ट खाद है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो ये गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से भी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों। इसका राइट आंसर है सा आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं कैसे? धीमी गति से बढ़ते हैं या बढ़ते ही नहीं है इनमें से सभी? तो आंसर इसका होगा अति शीघ्र गति से। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आ, अति शीघ्र गति से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है? ये जो हम कीटनाशक दवाएं डालते हैं खेतों में, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से किसकी वृद्धि होती है? तो इससे होती है रोगाणु प्रतिरोधों में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। खरीफ की फसल। अच्छा, फसलें होती कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की फसल कौन सी है? जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, ये तो हो गए रबी की फसल। ठीक, और जो खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसल हो गए। तरबूज, खरबूज, ये धान नहीं है। ऑप्शन खरीफ की फसल कौन नहीं है? धान नहीं है। अच्छा, फसलें होती कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
हैरो खेत से क्या निकालने में काम आता है? जब हम खेतों में बहुत ज़्यादा घास हो जाती है, क्या हो जाती है? घास, बहुत ज़्यादा घास खरपतवार हो जाता है, तो हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? तो ये आता है खरपतवार निकालने के काम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डिबलर से बुआई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिबलर से बुआई नहीं होती है। तो डिबलर से बुआई किसकी नहीं होती है? तो ये होती है धान की, क्योंकि धान को कैसे लगाते हैं? रोपा से लगाते हैं, रोपते हैं। इंसान अपने हाथों से उसका पौधा मिट्टी के अंदर घुसाता है। तो डिबलर से बुआई किसकी नहीं होती है? ये होती है धान की। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, तो ये है ऑप्शन नंबर आ, उपलावन या प्रवाह विधि। आंसर इसका होगा आ, उत्प्लावन। ये उपलावन नहीं होगा, उत्प्लावन लिखा होगा, उपलावन ही होगा, उपलावन या प्रवाह विधि, यही आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आंसर होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16 का आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब हम गतिज ऊर्जा की परिभाषा पूछी जाए कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखो, जैसे अगर आप लोगों पे गतिज ऊर्जा की परिभाषा पूछी जाए तो यही लिख देना कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आ सही है, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आ, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चिमटा उदाहरण है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19, चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। इसका आंसर होगा सा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, पुनः प्राप्त करने वाली नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जिसे पुनः प्राप्त करने वाली नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? तो वो है ज्वार भाटा की ऊर्जा, ज्वार भाटा की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए या आ, ज्वार भाटा की ऊर्जा है जिसे नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21, पुनः प्राप्त ना होने वाली अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। पुनः प्राप्त ना होने वाली, जब ना होने वाली हो तो कोयले की ऊर्जा, और जब होने वाली हो तो ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त ना होने वाली हो तो कोयले की ऊर्जा, और पुनः प्राप्त होने वाली हो तो ज्वार भाटा की ऊर्जा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? तो वो बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य है, कार्य क्या है? अच्छा, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, अदिश और सदिश। तो कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल है। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? जूल। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर साफ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यांत्रिकी ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है 2 प्रकार की। अब देखेंगे क्वेश्चन यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर बा सही है, 25 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यहाँ से देखते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। जो प्रमुख स्रोत है भैया, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो जिसकी ऊर्जा से सब कुछ चल ही रहा है, तो वो है सूरज। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूरज है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है न्यूटन
गुणे 1 मीटर। 1 जूल बराबर होता है न्यूटन गुणे 1 मीटर। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से सरल मशीन है, अब देखते हैं। देखो पहिया भी है सरल मशीन, घिरनी भी है, पेंच भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा इसका? उपरोक्त सभी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन्हीं 3 सरल मशीनों के नाम लिखना, तो सीधा लिख लेना पहिया, घिरनी, पेंच। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? क्वेश्चन नंबर 29, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सरल मशीन है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 30। सरल मशीन है, मोटरसाइकिल सरल मशीन है, सिलाई भी सरल मशीन है, घिरनी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। सरल मशीन कौन कौन से हैं? मोटरसाइकिल भी है, सिलाई मशीन भी है, घिरनी भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कोशिका का भाग है, कोशिका का भाग क्या है? तो कोशिका का भाग है, यह है केंद्रक। आंसर क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर सा। कोशिका का भाग क्या है? तो यह है केंद्रक। अब देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32। जीवन का मूल आधार है, तो जीवन का मूल आधार क्या है? वो है प्रोटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा है, जीवद्रव्य है या सेंट्रोसोम। तो जीवन का मूल आधार है जीवद्रव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसके आवश्यक तत्व कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, हम लोगों के सभी ने पेड़ देखे हैं और पेड़ों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जब पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? बता। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन को पेड़ लेते हैं। जल का भी होता है, प्रकाश से भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व क्या है? ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर था उपरोक्त सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर बता देंगे। कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। श्वसन अंग है, तो श्वसन अंग है, श्वसन यानी कि सांस लेने वाला अंग है, तो वो कौन सा है? फेफड़े। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं? अच्छा हम लोग ये देखते हैं, जिस चीज़ में कंकाल नहीं होता है वो बड़ी लुचुर पुचुर जैसी होता है। जैसे हमारा शरीर है, अगर इसमें हड्डियों का अगर कंकाल नहीं रहता तो हमारा शरीर कहीं से भी तुरंत मुड़ जाता। जैसे हम लोग सीधे खड़े रहते हैं, नहीं हो पाते, तुरंत गिरे जाते, ऐसा लगता है। तो शरीर को क्या प्रदान करता है? कंकाल तंत्र के कार्य क्या है? तो ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? कंकाल तंत्र, जिसकी वजह से हम लोग सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? यहाँ से देखिए, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? तो हमारे दांतों के ऊपर एक आवरण जैसा होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है इनेमल, और सबसे कठोर तत्व भी इनेमल ही होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। अब किसी के दांत बड़ा दर्द करते हैं, ठीक, तो वो लोग ध्यान से सुन ले कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे विटामिन ए और विटामिन डी लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39। दांतों का कार्य क्या है? अच्छा ये हमारे दांत हैं, जो हम लोगों के दांत, वो करते क्या हैं? दिन भर तो हम लोग कचर कचर खाते हैं, यानी कि भोजन को चबाते हैं, भोजन को फाड़ देते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या लिया, खीरा लिया, मुंह से खाने लगे, दांतों से आराम से फाड़ देते हैं। गन्ना लिया, गन्ना को छील दिया, फाड़ दिया दांतों से। तो दांतों का कार्य क्या है? भोजन को चबाना भी है
भोजन को फाड़ना भी है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। दांतों का कार्य भोजन को चबाना भी है, भोजन को फाड़ना भी है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर दा, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो ये है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर सा, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये है पेप्सिन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। अच्छा, ये शर्करा है क्या? शर्करा यानी कि शुगर, शक्कर। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है इंसुलिन। अब जिसको शुगर हो जाती है वो क्या लगाता है? इंसुलिन के इंजेक्शन। तो शर्करा का नियम बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक हार्मोन है? तो वो है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। कैल्शियम, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 42। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य को जैविक है। जो कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन के कार्य करता है वो कौन है? वो है पैराथर्मोन। 42 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43। जल में घुलनशील विटामिन है। अच्छा, ये देखना जो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। अब देखो, जो कीड़ा हो गया KEDA या ADEK, ये है वसा में घुलनशील। किस में घुलनशील है? वसा में। और जो जल में घुलनशील हैं, जल में, वो हैं BC। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो सी तो है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है? बी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बा का आंसर है विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो हमारे जो दांत मजबूत रहें इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। ये जो पैकेटों में दूध आता है, हम लोगों के घरों में चाय वाय बनती है, कुछ लोग पीते हैं, तो इसको सुरक्षित कैसे रखते हैं? तो पाश्चुरीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सा, पाश्चुरीकरण द्वारा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो ये किस में निहित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, यहाँ से देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ से, किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है इसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आ। 48 का ऑप्शन नंबर आ, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो निष्क्रिय गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो वो है 2,8, यानी कि ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। 49 का ऑप्शन नंबर आ, 2,8 राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50। अब भैया अर्धशतक हो गया है, अगर मैच खिलता तो अर्धशतक हो जाता। यहाँ से देखने क्वेश्चन नंबर 50। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। जो परमाणु द्रव्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है कार्बन 12 से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कौन सा है? तो वो है CaOH का होल टॉइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? वो है CaOH का होल टॉइस। क्वेश्चन नंबर 51 का आ आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52। भौतिक परिवर्तनों में, अच्छा
परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे एक बल्ब जला फिर बुझ गया, तो बल्ब में कुछ भी परिवर्तन, यानी कि कुछ भी बिगड़ा बल्ब का नहीं ना, फिर से बत्ती आएगी फिर जल जाएगा। तो जो भौतिक परिवर्तन है अपनी पुरानी स्थिति में या पुनः स्थिति में वापस आ जाए वो भौतिक परिवर्तन, और जो वापस ना आए वो रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गई, पानी को फिर फ्रिज में रख दो फिर बर्फ़ बन जाएगी, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। जो अपनी पुनः स्थिति को वापस पा लेते हैं वो भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब, लाइट आई, बल्ब जल गया, लाइट चली गई, बल्ब बुझ गया। अपनी स्थिति को पुनः वापस पा लें तो वो है भौतिक परिवर्तन, और जो अपनी स्थिति को पुनः वापस ना पाएँ वो रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे हमने एक कागज़ को जलाया तो वो बन गया राख, अब राख से कागज़ थोड़ी ना बन जाएगा, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब क्वेश्चन देखो, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना क्या है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन। यहाँ से देखिए मोमबत्ती का पिघलना। अच्छा, ये मोमबत्ती से याद आया, जैसे एक मोमबत्ती जलती है तो उसके अंदर धागा रहता है, बाहर मोमबत्ती रहती है, ठीक। तब अगर हम कहें कि मोमबत्ती का जलना क्या है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। अगर मोमबत्ती के अंदर का धागा जल रहा है वो जल के राख ही तो होगा, तो वो है रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती के ऊपर जो आवरण जैसा रहता है, चिकना चिकना वो चूता रहता है, वो मोम होती है जो, वो है भौतिक परिवर्तन। वो मोम बन जाएगी, फिर उसे दोबारा लंबी लंबी करके फिर उससे मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो ये है मोम का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 53 का बा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन जो अपनी पुरानी स्थिति में पुनः वापस ना आ जाए वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के टुकड़े को बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज़ का जलना, या कांच की बोतल का टूटना। कांच की बोतल टूट जाएगी, दोबारा कांच की बोतल बन जाएगी उसी कांच से। कोयले को पीसकर पाउडर बनाएंगे, उसी से कोयला बन सकता है। कागज़ के बड़े बड़े टुकड़े काट के उन्हें जोड़ भी सकते हैं, लेकिन कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल गया तो राख बन जाएगा, अब राख से दोबारा कागज़ नहीं बन सकता है। तो ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यही रासायनिक परिवर्तन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। ज्वालामुखी का फूटना क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। तो ज्वालामुखी का फूटना है अनियमित परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर द। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56। दिन रात का होना क्या है? ये हम लोग रहते हैं घरों में, यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, तो दिन रात का होना क्या है? ये है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। ये प्रकृति के नियम है, इसीलिए कहा गया है कि नियमित एवं प्रकृति परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, यहाँ से देखिए पढ़ते हैं, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर 57 का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पे। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर आ, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर आ आयनन की मात्रा पे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59। प्रबल अम्ल क्षार है। क्वेश्चन नंबर 59। प्रबल अम्ल क्षार है जो जल में अधिक आयनित हो, वो क्या है? प्रबल अम्ल क्षार। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60। इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही के
पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है आयनन। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, उदासीनीकरण क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61 उदासीनीकरण क्रिया है। लवण व जल, इससे क्या होता है? लवण व जल बनते हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे सल्फर जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर आ। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जिन लवणों के, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 63, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धन आयन और एक ही प्रकार के ऋण आयन देते हैं वे कहलाते हैं? तो वे होते हैं सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 64, वायु प्रदूषण के कारण हैं। यहाँ से देखिए वायु प्रदूषण के कारण हैं। तो अगर हम लोग घर के आसपास कूड़ा जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। आग लगना, वो भी वायु प्रदूषण है। मोटर वाहनों का जो धुआं निकलता है वो भी वायु प्रदूषण है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी या द राइट आंसर, ये सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना। तो ये सब तो मानवकृत बनाई हुई घटना है, लेकिन मानवकृत आपदा नहीं है। तो ये है भूकंप। भूकंप को किसी मानव ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक आपदा है। तो ये मानवकृत आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी या द। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित या प्रस्तुत हुआ? तो ये हुआ है वर्ष 2005 में, सन 2005 ईस्वी में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका कारण है कि अनियमित जन्मदर हो रही है। जो जन्मदर है बच्चों को वो अनियंत्रित हो रही है और जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, या वैश्विक चट्टान टूटने से, या वैश्विक ऊष्मा से, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और हलचल से। तो ये होता है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध किससे है? तो ये है पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से। सुनामी कैसे आती है? पानी के अंदर जो उत्पन्न लहरें होती हैं उनसे आती है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चक्रवात का आकार कैसा होता है? चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो ये अंडा को देखा है, अंडा, तो चक्रवात का आकार होता है अंडाकार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? अच्छा, पहले 9 ग्रह थे, अब कितने ग्रह बचे हैं? 8। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं, और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो पहले 9 ग्रह थे, अब हो गए हैं 8। तो किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो वो हटा दिया गया है प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर द। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 72, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, कौन है? यहाँ से देखिए कि बोतल खोलने वाला यंत्र है, या पंजेदार हथौड़ी है, या कैंची है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, बोतल खोलने वाला यंत्र। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? तो ये जिससे हम बोतल खोलते हैं, बोतल खोलने वाला यंत्र द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73, प्रबल क्षार है।
क्वेश्चन नंबर 73, प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सा, NaOH। प्रबल क्षार कौन है? NaOH, राइट आंसर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, जो अधबका मांस खाने से रोग हो जाता है तो वो होता कौन सा रोग है? जो लोग ढंग से मांस को पकाते नहीं हैं और अधबका खा लेते हैं तो उससे एक रोग हो जाता है, वो है एंथ्रेक्स रोग। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75, रसांकुर बिली संरचना पाई जाती है। रसांकुर बिली संरचना कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षुद्रांत में। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। मैंने क्या बताया था? भौतिक परिवर्तन जो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले वो भौतिक परिवर्तन, और जो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त ना कर पाए वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन, और फिर बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से। और रासायनिक परिवर्तन, अगर हम किसी कागज़ को जला दें तो वो राख बन जाएगा, फिर राख से तो कागज़ बन नहीं सकता है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। तो निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना। अब अगर दूध से दही बना लिया हमने तो दही से दूध कभी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। गन्ने के रस से सिरका बनाना, अब गन्ने के रस से सिरका बना लिया, अब सिरके से कभी गन्ना बनता है? सुना है? कभी नहीं बनता है। कागज़ का जलना, अब जब कागज़ जला तो भाई राख बन गया, अब राख से थोड़ी ना कागज़ बन जाएगा। लेकिन बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। बत्ती आएगी तो बल्ब जल जाएगा, और लाइट चली जाएगी तो बल्ब बुझ जाएगा, अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेगा, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 77, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है, सॉरी एसिटिक नहीं, साइट्रिक अम्ल। ये बाई मिस्टेक लग गया है इसमें। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर द। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? हम लोग कहते नहीं है कि भैया धूप में बैठ जाओ जिससे हमें क्या मिलती है? विटामिन डी। अब ये विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत होता क्या है? तो ये है सूर्य की रोशनी। विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की रोशनी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सरौता, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, कि सरौता में आलम्बन होता है तो सरौता में कहाँ आलम्बन होता है? तो ये होता है किनारे पर। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 80, घड़ी को चाबी देने वाले संग्रह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कि घड़ी को चाबी देने संग्रह करते हैं। तो जब घड़ी को चाबी देते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा का। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81, एलिसा परीक्षण होता है। अच्छा, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जिसे HIV यानी कि एड्स होता है, जिसे HIV या एड्स होता है उसके लिए करते हैं हम लोग एलिसा परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन नंबर सा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82, नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन के अणु में क्या होता है? तो ये होता है त्रिक संयोजी बंध। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर द। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान 40 है, तत्व के परमाणु में नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये होगी 25। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर 25। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84, दाएं निलय से जब हम लोग हमारे अंदर जो दायां निलय है उससे अशुद्ध रुधिर या अशुद्ध रक्त किस अंग में चला जाता है? तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर आ, राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, पेट्रोल में होती है। क्वेश्चन नंबर 85,
पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिकी ऊर्जा होती है कि विद्युत ऊर्जा होती है कि ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर द, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86, यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87। सोलर सेल के मुख्य, यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन को, इसको ब्रैकेट लगाऊं ये वाला। सोलर सेल के मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ये होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर आ, सोलर सेल के मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 88। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। पेलेग्रा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, तो ये होता है शकरकंद में। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बा। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है? तो ये होता है शकरकंद में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 90 और लास्ट क्वेश्चन। वह उत्तोलक जिसमें आलम्बन एवं आयाम के मध्य भार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वह उत्तोलक बताओ जिसमें आलम्बन और आयाम के मध्य क्या है? भार। तो वो है ट्रॉली। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर। तो ये आप लोगों के 90 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। अगर आप लोग यही रिवीजन करते रहेंगे अच्छे से तो आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन DLED में आते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। एक दो क्वेश्चन भले ही नए आए, मोस्टली बहुविकल्पी हों या अति लघुत्तरीय प्रश्न हों, सारे कहाँ से आते हैं? प्रीवियस ईयर से। क्वेश्चन 19 थे, सारे करा दिए। तृतीय प्रश्न पत्र होगा आपका, सब्जेक्ट है ये विज्ञान। ये थे सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।